दोस्तों नमस्कार। आज विश्व गेंडा दिवस है, साथ ही डॉटर्स डे भी है। इस दिन हम गेंडों को बचाने के लिए संकल्पबद्ध होते हैं, बेटियों को बचाने के लिए संकल्प होते हैं। प्रधानमंत्री से लेकर राज्य के मुख्यमंत्री तक इस बात का आह्वान करते हैं कि बेटियों को और गेंडों को कैसे बचाया जाए। मेरा मानना है कि ऐसा ही एक दिन या इस दिन के साथ ही मिलाकर हम एक व्यापारी बचाओ दिवस का भी आयोजन कर सकते हैं, जिस दिन हम पूरे देश में व्यापारियों को बचाने के लिए संकल्पबद्ध हो सकते हैं। आप देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट तक, ये आपका अपना चैनल है। सब्सक्राइब करना न भूलें। ये आपकी आवाज़ बनकर आपकी आवाज़ को उठाता है और उन व्यक्तियों के पास सत्ता के उन गलियारों में पहुंचाने की कोशिश करता है जहां पर पहुंचने से आपकी बातें सुनी जा सकती है, उनके समाधान के सूत्र निकल सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे गेंडा दिवस की। 2010 से लगातार गेंडा दिवस मनाया जा रहा है और यह गेंडों का जो मारा जाना था उसको रोकने और गेंडों के प्रजनन को बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम था। ऐसा माना जाता है कि असम जो है, विशेषकर असम का काजीरंगा, वह वन हॉर्न राइनो माने एक सींग वाले गेंडों का सबसे बड़ा क्षेत्र है पूरी दुनिया में। गेंडों की संख्या अब जो है धीरे धीरे बढ़ने लगी है। 2022 में जो सेंसस हुआ था उसके मुताबिक 2613 गेंडे थे और उसे अब 3000 तक ले जाने के प्रयास हो रहे हैं। इसके पहले गेंडों को मारा जा रहा था, खासकर उनके सींग के लिए। ऐसा माना जाता था कि उनके सींग में कोई औषधीय गुण होते हैं, इसलिए गेंडों को मारकर उनके सींग को बेचे जाने का एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह पूरे भारतवर्ष में ही नहीं पूरी दुनिया में काम करता था। अब सरकार पिछले कुछ सालों से इस पर कड़ाई की हुई है, एक अलग टास्क फोर्स भी इसके लिए बनाई है, जिससे गेंडों का मारा जाना कहीं ना कहीं रुका है। यह एक प्रशंसनीय कार्य है। ऐसे ही विश्व जो आज बेटी दिवस है, इस बेटी दिवस के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ने नारा दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। जैसे गेंडा अपने लिए नहीं लड़ सकता, एक समय ऐसा था बेटियां या महिलाएं भी अपने लिए नहीं लड़ सकती थी, किंतु देश में कहीं ना कहीं अब बेटियां मजबूत स्थिति में हुई है। चाहे पढ़ाई के क्षेत्र में हो, वो बेटों से आगे है, अपनी लड़ाइयाँ भी खुद लड़ रही है। परिणाम है कि अब ये लिंगानुपात है, ये कहीं ना कहीं सुधर रहा है। महिला भ्रूण पर भी पाबंदी लगाई गई है और इस पाबंदी के साथ साथ कुछ कड़ाई भी हुई है। साथ ही समाज में जागरूकता भी आई है। बेटियों को बेटों से कम नहीं माना जा रहा। किंतु इसी क्षेत्र में जो तीसरा वर्ग है, जो देश की आर्थिक स्थिति, आर्थिक रीढ़ को मजबूत करता है, वह व्यापारी गैर हिंदी भाषी प्रदेशों में बड़े ही दुखद मोड़ में और दुखद परिस्थितियों में जीता है। इन इलाकों में कुछ भी बातें हों, व्यापारियों की शामत आनी निश्चित है। असम में अभी हाल ही में हमने देखा, या यह दौर आज़ादी के बाद से जब भी कभी भी कोई भी घटना हुई, किन्हीं दो समुदायों के बीच भी अगर कोई बातचीत हुई तो उसका खमियाजा व्यापारी को तो भुगतना ही पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे भाषा आंदोलन हो, चाहे असम आंदोलन हो या अन्य अन्य आंदोलन, व्यापारियों पर उसकी गाज गिरनी निश्चित है। ऐसा माइंडसेट इन क्षेत्रों में, बंगाल से लेकर असम के इन क्षेत्रों में, पूर्वोत्तर जिसे हम कहते हैं, इन 7 राज्यों में जो है बना दिया गया है, जिससे यहाँ व्यापारियों को, जो यहाँ की आर्थिक रीढ़ को मजबूत करते हैं, घृणा की दृष्टि से देखते हैं, उन्हें शोषणकर्ता की दृष्टि से देखते हैं। ये हालात बदलने की जरूरत है। जिस प्रकार गेंडा खुद को नहीं बचा सकता, लगातार वर्षों से ये देखा जा रहा है कि व्यापारी भी अपने आप को बचाने में नाकाम है। उनकी आवाज़ उठती ही नहीं है और कभी उठती है तो सुनी ही नहीं जाती। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में उनकी आवाज़ को कहीं भी सुनते हुए या सुनाते हुए नहीं देखा जा सकता। राजनेताओं के पास उनकी आवाज़ नहीं पहुंचती है क्योंकि वो संख्या में कम होते हैं, वो वोट उनको नहीं दे सकते, वोट बैंक में तब्दील नहीं हो सकते हैं। उनसे केवल धन की उगाई हो सकती है और धन की उगाई विभिन्न तरीकों से उनसे की जाती है, चाहे राजनीतिक दल हो, चाहे स्थानीय संगठन हो। निरंतर व्यापारियों से धन उगाई की जो परिपाटी है, इसे चलाई रखते हैं और ये चलती रहती है। भले ही इसका सीधा असर आम जनता पर पड़े, जिसकी जो है वो तरफदारी करने के लिए खड़े होने की बात करते हैं कि हम
जनता के तरफदार हैं, हम जनता के सरोकारों के लिए खड़े होते हैं, किंतु व्यापारियों पर जो ये अप्रत्यक्ष कर लगाते हैं, चाहे राजनीतिक पार्टियां हो, चाहे कथित रूप से जातीय संगठन हो, इसका सीधा असर महंगाई पर पड़ता है। महंगाई बढ़ती है और इस महंगाई का सीधा असर आम जनता पर पड़ता है। बावजूद इसके न राजनीतिक दल समझते हैं, न जातीय संगठन समझते हैं और न ही आम जनता को समझने दिया जाता है। मीडिया भी इसमें एक बहुत बड़ा नकारात्मक पार्ट प्ले करता है, एक भूमिका अदा करता है। मीडिया भी लगातार व्यापारियों पर हमलावर रहती है। इसी का परिणाम है कि एक अद्भुत और एक विकराल माहौल व्यापारियों के खिलाफ बनता है। यहाँ व्यापारियों की भी गलती है। व्यापारी भी अपनी आवाज़ उठाना ही नहीं चाहते और हमेशा एक समझौतावादी नीति अपनाते हैं, और इसे समझौतावादी नीति की अपेक्षा कायरतावादी नीति कहे तो यह ज़्यादा उचित होगा। और यह कायरतावादी नीति कहीं ना कहीं उनके सभी संगठनों पर भी लागू होती है, जो संगठन सामाजिक सम्मान और आत्म सुरक्षा देने का वादा तो करते हैं, किंतु कभी किसी प्रकार की भूमिका उनकी नहीं होती, कोई योजना उनके पास नहीं होती कि अगर किसी कारण से व्यापारियों पर इन राज्यों में कोई मुसीबत आती है तो हम कैसे उसका मुकाबला करेंगे। व्यापारियों में एकता नहीं होना भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। आज मणिपुर में जो घटनाएं हो रही है, कुकी और मैतेई समुदाय आपस में गुत्थम गुत्ता है, संघर्ष में है, हथियार चल रहे हैं, गोला बारूद चल रहे हैं, एक दूसरे को मारा काटा जा रहा है। इस पूरे मामले में व्यापारियों की कोई भूमिका नहीं है, किंतु जिन मैतेई लोगों को कथित रूप से वहाँ कुकी के खिलाफ संघर्ष करने के लिए हथियार दिए गए थे, जैसे ही शांति काल आता है ये सारे लोग एक दलबद्ध तरीके से व्यापारियों के खिलाफ आ जाते हैं। व्यापारियों से उगाही करने वाले पहले भी मणिपुर में कई अंडरग्राउंड और ओवरग्राउंड संगठन है, अब उनमें यह एक नया संगठन जुड़ गया है। वहाँ के व्यापारियों से और वहाँ के सूत्रों से जो खबर मिलती है उसके अनुसार व्यापारियों को खुलेआम डिमांड किया जाता है, उन नहीं देने पर उनके साथ मारपीट होती है, अभद्र व्यवहार होता है। थाने में जब वो जाते हैं तो वहाँ भी उनकी सुनवाई नहीं होती। किंतु व्यापारियों की यह जो पीड़ा मणिपुर में है, या मणिपुर के व्यापारियों की ये जो पीड़ा है, इसे असम या अन्य जगहों के व्यापारी जानते हुए भी अनजान बने रहते हैं। यही कारण है कि जब असम में इस प्रकार के मामले उठते हैं तो अन्य राज्यों के जो व्यापारी है वो मूक दर्शक बने हुए देखते हैं, सोचते हैं कि यह आग उनके घर लगी है, इस आग से मेरा कोई लेना देना नहीं है, किंतु ये नहीं समझते कि जो आग आज उनके घर में है वो आग फैलेगी और वो आग कल आपके घर में भी दिखाई देगी। यह बात समझने की है कि व्यापारियों को सुरक्षा तब तक नहीं मिल सकती जब तक व्यापारी अपनी सुरक्षा के लिए पहले खुद खड़े नहीं होते, अपने सरोकारों को वो खुद समाज के सामने, राजनीतिक दलों के सामने या केंद्र में नहीं रखते, जो स्थानीय सरकारें हैं उन पर दबाव नहीं बनाती, व्यापारिक मंडल जब तक आपस में साथ नहीं आते तब तक उन्हें सुरक्षा नहीं मिल सकती। इस बात का एक दुखद पहलू अभी मैंने दिल्ली यात्रा के दौरान सुना। असम में जो घटनाएं हुई, खासकर शिवसागर की घटना, जहां बहुत ही दुखद तरीके से दो व्यक्तियों की गलती के लिए पूरे मारवाड़ी समाज को नील डाउन कराया गया, घुटने पर लाया गया और उन्हें माफी मांगने पर मजबूर किया गया। इस शर्मनाक घटना को लेकर पूरे असम में ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में जो मारवाड़ी संप्रदाय के लोग हैं वो क्षुब्ध हुए। इस घटना को लेकर दिल्ली में एक पूर्वांचल परिवार है, वो पूर्वांचल परिवार जो है उसने विभिन्न जगहों पर इसको लेकर संपर्क करने की कोशिश की। ओम बिरला से लेकर विभिन्न चैनलों के पास भी वो पहुंचे और उन्हें व्यापारियों के साइड की स्टोरी बताने की कोशिश की। खेद की बात है कि इस पर ज़्यादा कार्रवाई नहीं हुई। एक आध चैनल में व्यापारियों की साइड की स्टोरी को दिखाया गया, किंतु अधिकतर चैनल में इस प्रकार दिखाया गया जैसे कि दो व्यक्तियों की गलती के लिए उन राष्ट्रीय समाचार पत्रों में भी मारवाड़ी समाज को दोषी बनाकर खड़ा कर दिया गया। इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया और व्यापारियों ने अपनी तरफ की स्टोरी बताने की कोशिश ही नहीं की। व्यापारिक संगठन, चाहे कामरूप चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो, चाहे असम चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो, या जो विभिन्न जिलों में नेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स या विभिन्न चैम्बर ऑफ कॉमर्स या व्यापारिक संगठन है, वो सारे के सारे फेल हो गए।
साथ ही असफल हो गए व्यापारियों के साथ और व्यापारियों के बने हुए अन्य जो सामाजिक संगठन है, वो जिन्होंने आत्मसम्मान और सुरक्षा के नाम पर व्यापारियों को सुरक्षा देने की बात की। फेल हो गए वो सारे उद्योगपति जिन लोगों की कथित रूप से ऊंचे स्तर पर पहचान है, जो अपने रसूख का प्रदर्शन आमतौर पर करते हैं या करते हुए दिखाई देते हैं, समाज में अपने आप को जो है समाज से अलग थलग और एक अलग लोबी के जरिए अपनी प्रतिष्ठा और पहचान दिखाने की कोशिश करते हैं, वो सारे व्यापारी यहाँ पर फेल हो गए। जब इस प्रकार की घटनाएं होती है तो ये घटना किसी व्यक्ति विशेष के साथ नहीं होती, बल्कि ये पूरे व्यापारी समाज के मुख पर कालिक है। इसमें कोई दो राय नहीं। चाहे आपके पास 100 करोड़ हो, 500 करोड़ हो, 5000 करोड़ हो या किसी के पास 5000 रुपए हो, किंतु इससे इनकार नहीं हो सकता कि आपके तथाकथित जो पैसों का रुतबा है या जो पैसों का अहंकार है, वो उस दिन चूर चूर होता है। इसमें कोई दो राय नहीं। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि विश्व गेंडा दिवस की तरह जिस प्रकार गेंडा स्वयं को शिकारी के आक्रमण से नहीं बचा सकता, वैसे ही यह जो व्यापारी नाम का असहाय प्राणी है, यह भी अपने आप को नहीं बचा सकता। इसलिए एक कम से कम पूर्वोत्तर व्यापारी दिवस मनाया जाए, जिस पूर्वोत्तर व्यापारी दिवस के जरिए राज्य के मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जो है, वो इस व्यापारी को इस क्षेत्र में बचाने की, व्यापारी के और व्यापार के प्रति जो एंटी व्यापार माइंडसेट है, जो नकारात्मकता है, उसे दूर करने के प्रयास कर सकते हैं और प्रयास किए जाने चाहिए। नहीं तो पूर्वोत्तर राज्यों का आर्थिक भविष्य और व्यापारियों का सभी प्रकार का भविष्य, मान सम्मान अंधकार में है, खतरे में है और हमेशा रहेगा अगर इसके खिलाफ आवाज नहीं उठी, एकजुट नहीं हुए। पूर्वांचल परिवार दिल्ली में मैं उनको धन्यवाद देता हूं। उन्होंने बहुत चेष्टा की इस मामले में और साथ ही उन्होंने यहाँ के व्यापारियों से भी निवेदन किया कि इन चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए। हम सब मिलकर प्रयास करते हैं, किंतु खेद की बात है कि जब उन्होंने कोलकाता में एक संगठन के राष्ट्रीय पदाधिकारियों से संपर्क किया तो उन लोगों ने पूर्वोत्तर प्रांत के पदाधिकारियों पर इस बात को टाल दिया और पूर्वोत्तर प्रांत के पदाधिकारियों की स्थिति, उनकी दुर्बलता, उनकी कायरता और उनकी भीरुता हम सबके सामने है। वो गमछा पहनने के लिए, नेताओं को गमछा पहनाने के लिए अग्रणी तो हो सकते हैं, किंतु समाज के खिलाफ हो रहे आक्रमण को लेकर उनके पास कोई योजना नहीं है, कोई दूरदर्शिता नहीं है और कोई बहादुरी नहीं है। वो केवल कागजी शेर है। नमस्कार, वंदे मातरम, जय आयोखोम। देखते रहिए नॉर्थ ईस्टर्न।